प्रोटीन्स बताए थे क्या? नहीं, प्रोटीन नहीं बताया। कार्बोहाइड्रेट का हम लोग जितना हो सकता था उतना देख लिए, है ना। 2 पार्ट में क्लासिफाई भी किए। पॉलीसैकेराइड को एक को कहे स्टोरेज, एक को कहे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में देखें आप ग्लाइकोजन, स्टार्च। स्टार्च में 2 एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। इन तीनों में कॉमन पार्ट क्या है? स्ट्रेट चेन जो होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना होगा। ब्रांचिंग होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ग्लाइकोजन के केस में हर 12th ग्लूकोज रेसिड्यू पे ब्रांचिंग होगा और स्टार्च के केस में हर 25th, है ना, शुगर रेसिड्यू यानी ग्लूकोज रेसिड्यू पे ब्रांचिंग होगा। फिर आए हम लोग सेलुलोज पे। तो सेलुलोज है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना हुआ। इसमें भी ग्लूकोज है लेकिन इसमें बीटा डी ग्लूकोज है, जबकि हम लोग को स्टार्च और इसमें ग्लाइकोजन में मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज। यानी डाइजेस्ट होने वाला, एज ए न्यूट्रिशन यूज होने वाला ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज और स्ट्रक्चर बनाने वाला ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। और इसको हम लोग देखे हैं कहाँ? तो सेलुलोज में प्रेजेंट पाए हैं। सेलुलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और इस बॉन्ड के वजह से सेलुलोज का शेप, अपीयरेंस कैसा हो जाता है? थ्रेड लाइक, फाइबर लाइक। यही था। काइटिन के बारे में देखें। काइटिन बता दिए थे ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन इसका सिंगल रिपीटिंग यूनिट है, यानी मोनोमर। और इसमें भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। इतना करने के बाद अब हम लोग आ सकते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स यहां हम लोग देखेंगे एज पॉलीमर। तो अगर ये पॉलीमर हैं, आइसोलेट होंगे कहां पर? इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, है ना। ये प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, यहाँ प्रेजेंट होगा। उसके बाद इसमें हम लोग पाएंगे क्या? यूनिट्स या सब यूनिट्स किनके होंगे? अमाइनो एसिड्स के होंगे। ठीक है। प्रोटीन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसमें हम लोग को 4 लेवल पे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इन द प्रोटीन एज पॉलीमर्स we get primary, secondary, tertiary levels of structures and in many 4th degree यानी quaternary structure is also present. अब ये कैसे बनते हैं बारी बारी से देखें। पहले हम लोग डील करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
और ये है सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर लेवल। प्रोटीन का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर लेवल है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी बनेगा कैसे? ये सिंपली एमिनो एसिड के चेन बनने से बन जाता है। यानी अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो, एक लाइन डेफिनेशन देना हो, तो हम लोग कहते हैं इट इज़ द लीनियर स्ट्रक्चर मेड बाय द जॉइनिंग ऑफ एमिनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को बोले इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर लेवल। ठीक, अगर डिफाइन करें या डेफिनेशन कर लीजिए, डेफिनेशन अगर कहें तो कहेंगे क्या? इट इज द लीनियर स्ट्रक्चर made by amino acids joining with peptide bonds। और इसमें अमीनो एसिड की संख्या बहुत होगी, 10 से अधिक होगी, क्योंकि ओलिगोपेप्टाइड में अप टू 10 रहता है, मोर देन 10 पॉलीपेप्टाइड। तो जब ये बात कह दिया गया तो जरा देख लें एक दो एग्जाम्पल, छोटा सा कैसे लगता है। आगे बढ़े। हो गया था ना? ऐसे है। सॉरी, CONH 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 ऐसे चलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा अगर सीधा करें, देखने में ठीक नहीं लग रहा है, कैसा टेढ़ा ऐसे ऐसे करके जा रहा है, नहीं, थोड़ा अगर इसको सीधा करने की कोशिश करें, देखिए तो NH2 अगर यहाँ कर दें H, इधर कर दें R1 और इधर कर दें CONH H, यहाँ R2 CONH, इधर कर दें H, इधर कर दें R3 CONH, इधर कर दें H, इधर कर दें R4, कैटो लेकर आए, ठीक, CONH, इधर कर दें H,
इधर कर दें R5COOH, लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा अपने मुताबिक एडजस्ट करके कर सकते हैं ना। देखिए तो कोई चेंज आया? सारे अपनी जगह पे हैं, सारे एटम सही सही हैं, सिर्फ समझने का नज़रिया थोड़ा बदले हैं। नहीं, एक तरफ NH2 एक तरफ COOH, ऐसे था, आपस में आके जोड़ने लग गए। ओके, तो इसमें जो आपको यहाँ गौर करना है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए 1 यहाँ लिखे इसलिए क्योंकि हम मान रहे हैं कि यहाँ से हम पहला अमीनो एसिड शुरू किए, राइट। तो जो पहला अमीनो एसिड है और आखिरी अमीनो एसिड है, दोनों में एक चीज़ मिलाकर देखिए तो कौन सा पोर्शन पहले अमीनो एसिड का फ्री है और कौन सा पोर्शन लास्ट वाले अमीनो एसिड का फ्री है, और बीच वाले क्या अमीनो एसिड्स के वो पोर्शंस फ्री हैं। हम 3 सवाल किए। पहला, पहले अमीनो एसिड का कौन सा पोर्शन फ्री है, दूसरे अमीनो एसिड लास्ट वाले अमीनो एसिड का कौन सा पोर्शन फ्री है, और बीच वाले अमीनो एसिड के क्या वो कोई भी पोर्शन फ्री हैं। 3 सवाल खोजिए तो क्या कह रहा है। पहले अमीनो एसिड का कौन सा पोर्शन फ्री है? बिल्कुल ये फ्री है। लास्ट वाले अमीनो एसिड का कौन सा पोर्शन फ्री है? COOH, बिल्कुल। अब तीसरा सवाल था, ये और ये NH2 और COH क्या बीच के किसी भी अमीनो एसिड के फ्री हैं? नहीं है ना। बस ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये पहचान बताता है हम लोग को कि अगर कोई प्रोटीन का चेन मिले, लीनियर चेन मिले, या अमीनो एसिड का लीनियर चेन मिले, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन वाला पहला है कौन वाला आखिरी। जो पहला होगा उसका NH2 फ्री होगा और जो आखिरी होगा उसका COOH फ्री होगा, ठीक है। और इसीलिए एक प्रोटीन के या पॉलीपेप्टाइड चेन में ये एक एक्सिस बनाता है। जैसे याद कीजिए, हम लोग जब न्यूक्लियोटाइड का चेन बना रहे थे, जोड़े है ना न्यूक्लियोटाइड को, तो न्यूक्लियोटाइड का जब चेन बना रहे थे तो पहले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा एंड फ्री था? 5 प्राइम। और लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा एंड फ्री था? 3 प्राइम। तो हम लोग कहते नहीं थे कि ये लंबाई बढ़ा है किधर? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो न्यूक्लियोटाइड के भी चेन में हम लोग को एक ओरिएंटेशन, एक डायरेक्शन मिलता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसमें भी एक ओरिएंटेशन, एक डायरेक्शन मिलता है एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। एन टर्मिनल कहने का मतलब हो गया वो अमीनो एसिड जो पहला है उसका अमीनो ग्रुप फ्री है, इसलिए इसको कहा जाएगा एन टर्मिनल, ठीक है। ये हो जाएगा हेड। और लास्ट वाले अमीनो एसिड का क्या फ्री है? COOH, तो इसे कहा जाएगा C टर्मिनल, और इसे कहा जाएगा टेल। तो किसी पॉलीपेप्टाइड का या कई सारे अमीनो एसिड के चेन का जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं उनमें हमें हेड और टेल मिलेंगे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के रूप में। पूरा कीजिए, समझ गए ये बात है ना। पहले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा और लास्ट वाले का COOH, इसीलिए इसे हम लोग एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कहते हैं। ये पहचान बताता है कि अमीनो एसिड का चेन कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ।
हो गया? अरे सॉरी, कर चुके? अब यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल बात जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन रहता है, यहाँ देखिए तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड ए फॉर एमिनो एसिड कितना है इन दिस चेन? कितने हैं एमिनो एसिड चेन में? 5 है। अब नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स गिनिए तो कितने हैं? कितने मिल रहे हैं? बोलिए, आंख के सामने कितना दिख रहा है? बोलिए। 4 दिख रहा है ना? एक ये हो गया, 2 हो गया, कहाँ से आ गया? 3 आ गया, 4 आ गया। अगर मान लेते हम इसको बढ़ाकर 10 कर देते, 10 अमीनो एसिड का चेन जोड़ते, पेप्टाइड बॉन्ड कितने मिलते? 9 मिलते। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या किसी प्रोटीन के चेन में नंबर ऑफ एमिनो एसिड से 1 कम होती है। ठीक है? अब कैसे हम पता करेंगे इसमें एमिनो एसिड कितना है और पेप्टाइड बॉन्ड कैसा है, कितना है? तो देखिए, जब कहेगा ना ए चेन ऑफ 15 एमिनो एसिड कह देगा ऐसे, या कह देगा इन्हें वैसे ही कहेगा, या 1 से लेकर अगर 10 तक में हुआ कह देगा ऑक्टा पेप्टाइड, नोना पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड। ठीक है? तो देखिए, अगर 2 एमिनो एसिड का चेन बना तो क्या कहलाएगा जानते हैं? डाई पेप्टाइड। 3 का चेन बना ट्राई पेप्टाइड, 4 का बना टेट्रा पेप्टाइड। यानी डाई, ट्राई, टेट्रा, ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो आपसे पूछ लेगा अगर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, 1 घटा दीजिए, सो सिंपल। ठीक है? ये नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू 4। यहाँ पे लिखिएगा ऑलवेज द number of peptide bonds is 1 less than the number of amino acids in the chain। हमेशा किसी चेन में पाए जाने वाले एमिनो एसिड की संख्या से पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या 1 कम होती है। क्या दिक्कत हो गया? छूट गया? तो हो गया?
तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जान गए। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। It forms due to different twists and turns in the primary structure of proteins। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए जरूरी है पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बने, और प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें ट्विस्ट आएगा, टर्न आएगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है। और है क्या, ये ट्विस्ट और टर्न जो भी आएगा ये लेकिन स्टेबलाइज होगा, और इसे स्टेबलाइज करेगा प्राइमरीली हाइड्रोजन बॉन्ड। दीज टर्न्स or twists are stabilized by the हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से ये ट्विस्ट एंड टर्न स्टेबल रहेंगे। कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, दो हैं। एक है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा शीट। ये वहाँ भी लिखे थे, फिर से आया। अब देखिए एक चीज़ ज़रा, इसको ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे समझिए। ये जो है अभी ऐसे देख रहे हैं ना, ये अगर ऐसे जाए जा सकता है, ये ऐसे जाए जा सकता है, ये ऐसे जाए जा सकता है क्या, ये ऐसे जाए,
ठीक, ऐसे करके राउंड लगा सकता है ये वाला बॉन्ड, ये ऐसे है ना, पूरा का पूरा ऐसे घूम सकता है कि नहीं? तो अगर ऐसा होगा तो ये ऐसे ऐसे दिखेगा, समझ में आ रहा है? ये जो ऐसे है, ये अगर ऐसे घूम गया तो आगे वाला और ऐसे घूमेगा, आगे वाला और ऐसे घूमेगा, अंदर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? आपके पास एक धागा है ना, उस धागा को ऐसे ऐसे अगर मोड़िए, एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इतना तो समझ पा रहे हैं? तो ये स्प्रिंग जैसा नहीं बन जाएगा, ऐसे बन सकता है। इसी को कहते हैं अल्फा हेलिक्स। हेलिक्स इज द टर्म फॉर हेलिकल स्ट्रक्चर, जो स्प्रिंग में आप देखते हैं, या आप अगर लोहे की सीढ़ी देखिएगा ऐसे गोल गोल घूमते हुए नीचे की ओर उतरता है, दैट वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो जहां पे ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बने उसके लिए हेलिक्स कह देते हैं, टर्म आता है। तो ये अल्फा हेलिक्स कहा गया, क्यों? क्योंकि ये अमीनो एसिड्स तो अल्फा अमीनो एसिड्स है ना, इसीलिए ये जो हेलिकल फॉर्म कर रहे हैं इन्हें अल्फा हेलिकल फॉर्म या अल्फा हेलिक्स कह दे रहे हैं। समझ में आया? दिस इज सो सिंपल। सिर्फ नाम में ही ट्विस्ट है, काम में भी ट्विस्ट है, देखने में आसान है। समझ में आया? ये अगर आपके पास एक लंबा सा धागा हो, इस धागा को ऐसे ऐसे अगर मोड़िए तो अंदर की ओर जाएगा, बस वही है। या आपके पास पेन में जो स्प्रिंग लगता है ना, तो स्प्रिंग को खोल के सीधा कर दीजिए, तान दीजिए, ऐसा हो जाएगा। और फिर इसको वापस वैसे मोड़ दीजिए, इस तरह का नहीं हो जाएगा। यानी यही स्ट्रेट चेन इस हेलिकल फॉर्म में आ सकता है। अगर ऐसे आ गया तो अल्फा हेलिक्स है। अब सवाल यह है, यहां एक बात कहा गया है, स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किनके किनके बीच में बनेगा? तो जानबूझकर ऐसे बनाए हैं। आप सोचिए, अगर ये मुड़ेगा तो इस ऑक्सीजन के नज़दीक ये वाला हाइड्रोजन आएगा। कैसे? पहला ये है ना, ये मुड़ने में जो जगह लेगा, ऐसे जगह लेगा कि पहला वाले के सामने चौथा वाला एमिनो एसिड आ जाएगा, पहले के नीचे चौथा आ जाएगा। अरे घूमेगा तो ऐसे करके जाएगा ना, ये तो लगातार है ना, कंटिन्यूअस है। तो पहला जहाँ है उसके ठीक नीचे चौथा एमिनो एसिड आएगा। तो पहले वाले एमिनो एसिड का देखिए तो C डबल बॉन्ड O एक्सपोज्ड है, और चौथे वाले का NH इसके ठीक नीचे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नज़दीक आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? जब किसी एलिमेंट के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो उसके साथ अगर हाइड्रोजन लगा है तो उस हाइड्रोजन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने तरफ खींचने लगता है। यहां देखिए तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, टेम्पररी पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब इस ऑक्सीजन का सोचिए, यहां पे ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर्स हैं। कितना होता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर? 3 होता है ना, होगा ना? नहीं, 2 होगा, सॉरी। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। ये इसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा? ये यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहीं से तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर अगर पहला एमिनो एसिड है तो यहाँ पे चौथा होगा, यहाँ पहला है तो यहाँ चौथा होगा, और इस तरीके से इनके बीच में, इस तरह से इनके बीच में, इस तरह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर
इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखेगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा एक प्रकार का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इसी को नाम दिया जाता है अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये बता रहा है पॉसिबल रोटेशन। आप नहीं भी बनाइए तो चलेगा, आपको जो हम लिखवा कर देंगे दैट विल वर्क। ये आप नहीं भी समझते हैं तो अभी के लिए चलेगा। देख तो लिए, ठीक है, लिखिए अल्फा हेलिक्स। बना लीजिए। हाँ, ये जस्ट दिखा रहे हैं, देखिए, चूंकि ये मतलब प्लेन में नहीं है, ये बॉन्ड है ना, एक प्लेन में है क्या, प्लेन में नहीं है, इसीलिए इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ये घूम सकता है। दैट इज वाई दिस टर्न कैन हैपन। यहाँ लिखिए अल्फा हेलिक्स में, इट इज ए हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द, it is a helical structure formed by the straight chain of amino acids such a way, straight chain of amino acids in such a way that every first and fourth amino acids are stabilizing the helix by hydrogen bonds. Are stabilizing the helix by hydrogen bonds. Full stop. लिखिए अल्फा हेलिक्स is found at the membrane proteins, comma transmembrane proteins, membrane proteins, transmembrane proteins, ion channel proteins, comma transporter proteins, etc. अब देखिए बीटा शीट, इसको भी यहीं दिखाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीटा शीट,
ये है बीटा शीट। एक छोटा अमीनो एसिड का चेन है 10-12 का। ऐसे अगर 100 अमीनो एसिड का लंबा चेन मिल जाए, इतना बड़ा धागा को ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ अगर फोल्ड करेंगे तो एक शीट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा? उसी को कह रहे हैं बीटा शीट। ठीक है। इस बीटा शीट में क्या होगा, ऑल्टरनेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। जैसे अगर ये वाला अमीनो एसिड एक हाइड्रोजन बॉन्ड अपने लेफ्ट साइड वाले पोर्शन के साथ बनाया, इसका अगला अमीनो एसिड अगला हाइड्रोजन बॉन्ड अपने राइट साइड वाले पोर्शन के साथ बनाएगा, फिर अगला लेफ्ट के साथ, अगला राइट के साथ, अगला लेफ्ट के साथ, अगला राइट के साथ, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से स्टेबलाइज्ड रहता है। ठीक है। अब शीट लाइक मतलब एक पेपर जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अब इस पेपर का बहुत सारे उपयोग हैं। आप इसे ऐसे करके रोल कर दीजिए, चैनल बन गया। आप इसे ऐसे करके फोल्ड करके दे दीजिए, रिसेप्टर बन गया। कोई आके यहाँ पे बाइंड कर सकता है ना। इसको ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए, ये एक रिसेप्टर बना। जब इसके साथ कोई मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ये अपना मुंह बंद करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के तरफ ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। इस तरीके से बहुत सारा रोल बीटा शीट या बीटा प्लेटेड शीट, इसे कहते हैं बीटा शीट या बीटा प्लेटेड शीट, रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये भी मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, बट फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पसेस एज वेल एंड फॉर बाइंडिंग ऑल्सो। किसी के जुड़ने के लिए, ट्रांसपोर्ट पर्पस, एक सिग्नल रिसेप्टर की तरह बहुत सारा रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है। बात यह है कि हम एक चादर जैसा स्ट्रक्चर बना रहे, एक पेपर जैसा स्ट्रक्चर बना रहे। अब इस पेपर के क्राफ्ट से बहुत सारा शेप हम बना सकते हैं, अकॉर्डिंगली ये काम करने लगेगा। ठीक है। तो प्रोटीन अपने आप को शीट लाइक स्ट्रक्चर में भी ढाल सकता है और इसे बीटा शीट कहते हैं। ठीक है। आप बना सकते हैं इसको, ऐसा दिखता है। यहाँ एन टर्मिनल और सी टर्मिनल लिखने का मतलब है यहाँ पे पहला अमीनो एसिड बैठा है, यहाँ पे आखिरी अमीनो एसिड बैठा है, और ये चेन मुड़ते हुए ऐसा स्ट्रक्चर लेकर आया। यही है हमारा चेन, और इसी से बीटा शीट बन रहा है, इसी से अल्फा हेलिक्स बन रहा है। हो गया। अब बीटा शीट के बारे में एक दो सेंटेंस लिखिए। The primary structure of protein can assume a shape of
The primary structure of protein can assume, प्राप्त कर सकता है, assume a shape of sheet, 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 again stabilized by hydrogen bonds, again stabilized by hydrogen bonds as shown in the figure, as shown in the figure. This is called, full stop के बाद, this is called beta sheet. This is called beta sheet. Full stop. पैरा चेंज करके लिखिए, बीटा शीट कैन फर्दर fold in, beta sheet can further fold in different shapes, for different purposes of the cell, like receptor protein, like binding site of antibodies with their antigen, like binding site of antibodies with their antigen, comma, transporter protein such as water channel protein, etc. तो यहाँ समझ गए, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट ये दोनों मेजर स्ट्रक्चर्स हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के. अब आना होगा टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इसमें लिखिए फास्ट एनफ. इतना स्लो काम कीजिएगा तो छूट जाइएगा पीछे. लिखिए different combinations of secondary structures produce the final functional structure of a protein. Final functional structure of a protein having single polypeptide chain. This is called tertiary structure of protein. Full stop. इसी में लिखेगा if anyway, अगर किसी तरीके से, if anyway this tertiary structure is disturbed, if anyway this tertiary structure is disturbed, the protein loses its function.
and will never come back, and will never come back, and will never come back to original structure. Full stop. कहने का मतलब है कि किसी भी प्रोटीन का अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये देख रहे हैं ना अभी तक जिसको हम लोग लेकर चले हैं सभी एक चेन के बने हुए, तो अगर कोई प्रोटीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड हो गया ना, बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे हैं ना, तो पॉलीपेप्टाइड हो गया। तो अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ प्रोटीन है और वो डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के मदद से फाइनल फंक्शनल फॉर्म एक्वायर कर रहा है, तो ये उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाएगा और टर्शियरी स्ट्रक्चर उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। यानी जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए ना कि एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बैठा है और रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में है तभी वो रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। ज़रा से हीट दे दीजिए, पीएच चेंज कर दीजिए, एसिड बढ़ा दीजिए या एल्कली बढ़ा दीजिए, देखिए उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो जिस फॉर्म में है वो फॉर्म बदल जाएगा और ऐसे बदलेगा कि वापस अपनी जगह पे आ नहीं पाएगा। और यदि ऐसा होता है तो उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत सेंसिटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ज़्यादा हीट एंड पीएच सेंसिटिव होता है। तो अगर इसकी खासियत ये है कि ये बनते बहुत मुश्किल से हैं, अगर इन्हें डिस्टर्ब किया गया फिर प्रोटीन अपना फंक्शन खो देता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा 11th के दौर में ले जाना पड़ेगा। क्या कोई सेल का ऑर्गेनेल बता सकते हैं जो इस प्रोटीन को फाइनल स्ट्रक्चर देता हो? यहाँ आप समझ पाएंगे उस ऑर्गेनेल का काम। प्रोटीन सिंथेसिस सेल में, यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है? याद आया? सेल भूल गए हैं कि याद है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ पर? दो फेस है, एक ल्यूमिनल फेस और एक है साइटोप्लाज्मिक फेस। कहाँ पर होगा? नहीं, साइटोप्लाज्मिक फेस पे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कभी भी जान लीजिए काम है राइबोसोम का, पर आर क्यों कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि वो रफ है, इसलिए क्योंकि वो राइबोसोम को अटैच करके रखे, और राइबोसोम अटैच है किस तरफ? साइटोप्लाज्मिक फेस पे, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस होगा साइटोप्लाज्मिक फेस पर। लेकिन ये भी आप लोग को पढ़ाते समय बताए थे, जैसे ही वो बनना शुरू होता है कि वो ल्यूमेन में एंटर करने लग जाता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप एनसीईआरटी बुक खोले हुए हैं 11th का, आप ER निकालिए, वहाँ देखिए आपको मिलेगा प्रोटीन फोल्डिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस ओवर हियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखिए ठीक, लेकिन हायर क्लासेस के बुक्स में आपको मिलेंगे कि प्रोटीन फोल्डिंग यही होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है, ठीक है। और फर्दर मॉडिफिकेशन फिर गोल्जी में होता है, और गोल्जी में वो ग्लाइकोसाइलेशन करता है, शुगर यूनिट्स उसको जोड़ता है और फाइनल उसको कन्फर्मेशन देके फिर बाहर की ओर भेजता है। एनीवे, ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन का फोल्डिंग होता है, और प्रोटीन फोल्डिंग के दौरान ये जो आप देख रहे हैं ना, हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ये सब का फॉर्मेशन वहीं होता है। होने के बाद इसमें अगर शुगर रेसिड्यू जोड़ना है तो वो ग्लाइकोसाइलेशन के लिए गोल्जी में जाता है। गोल्जी में ये फंक्शन होने के बाद फाइनली टारगेट किया जाता है, जहाँ पे उसे पहुँचना है वहाँ पहुँचा दिया जाता है। एनीवे, सो लास्ट लाइन पढ़िए तो क्या लिखे हैं हम लोग? हाँ ठीक, अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कीजिएगा। जब एक को कच्चा अंडा को फोड़ते हैं, उसमें वाइट और येलो कलर का दो मटेरियल निकलता है,
क्या क्या हुआ? एनीवे, सो कह रहे थे कि आप जब कच्चा अंडा फोड़ते हैं तो उसमें से वाइट और येलो कलर का मटेरियल निकलता है। इसमें जानते हैं येलो वाला मटेरियल वो फैट्स है ना, और वाइट वाला मटेरियल जो है वो प्रोटीन है, और वो एल्ब्यूमिन है। ब्लड प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, वही वाला एल्ब्यूमिन है, पर थोड़ा डिफरेंट। ये ओवा एल्ब्यूमिन कहलाता है, एक का एल्ब्यूमिन। तो इसका शेप नेचुरल कंडीशन में कैसा शेप, कैसा पोजीशन, कैसा इसका स्टेट देख रहे हैं? लिक्विड है, फ्लूइड है, फ्लो कर सकता है। अब इसे उबाल दीजिए, कैसा बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। आप इसको हीट दिए, इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर बिगाड़ दिए, अब ये क्या बन गया? सॉलिड। अब लाख कोशिश कीजिए, ये कभी भी वापस लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। सो वंस the tertiary structure is gone, it is gone forever. It will never come back to that original shape and structure. So ये tertiary structure का importance है, ये बहुत sensitive होता है। At the same time ये बनता कैसे है? different combinations of secondary structure के वजह से, ठीक है? तो tertiary structure of protein के बाद last level आता है quaternary structure ऑफ प्रोटीन्स। देखिए दोनों के बीच में शार्प डिफरेंस। टर्सरी स्ट्रक्चर है फाइनल स्ट्रक्चर विच इज, अभी लिखना नहीं है, समझ लेना है, विच इज फंक्शनल, which is functional when the protein is made of single polypeptide chain। टर्शरी स्ट्रक्चर तब कहलाएगा जब वो प्रोटीन फंक्शनल हो रहा है और सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कब होगा? ये सब बातें यस रहेंगी, साथ ही क्या रहेगा? मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। जब कोई प्रोटीन अपने फंक्शनल फॉर्म में आता है, लेकिन कंडीशन क्या है? उसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों, तब उसको जो फंक्शनल स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज कॉल्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहीं पे एक एग्जांपल दे दें। टर्शरी स्ट्रक्चर किसमें आपको मिलेगा? मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन एक प्रकार का मस्कुलर प्रोटीन है, मसल में पाया जाने वाला, और ये एक्सट्रीम केस में जब ऑक्सीजन की कमी होगी उस समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, और ये सिंगल चेन प्रोटीन है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। ठीक है, और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन में। और कई बार आप लोग को पढ़ाए हैं, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया कितना पढ़े हम लोग? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं ना, 2 अल्फा 2 बीटा, राइट? 4 चेन हो गए। तो इसमें जो फंक्शनल स्ट्रक्चर आएगा हीमोग्लोबिन का वो कैसा होगा? क्वाटर्नरी। जबकि मायोग्लोबिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, इसका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। समझ गए? 2 प्रोटीन्स, 2 एग्जाम्पल, दोनों हम लोग क्लियर यहां पर करते हैं। ठीक है, तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे जरा।
लिखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। जब एक को लो टेम्परेचर में 0 से टेम्परेचर है तो जम जाता है। एक्चुअली लो टेम्परेचर भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन लो टेम्परेचर होने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर जब ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो वापस अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर में उसका एनर्जी सीज कर ले रहा है। ठीक है, लो टेम्परेचर में क्या होता है, एनर्जी कम हो जाता है ना। एनर्जी कम हो जाने के कारण वो हिलडुल नहीं करता, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर देते हैं तो उसके एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी मिल जाने के बाद बॉन्ड तितर बितर हो जाता है। इसीलिए हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दोनों पे एक ही असर आता है, प्रोटीन काम करना बंद कर देता है। लेकिन टेम्परेचर जब नॉर्मल से की ओर लाएंगे तो लो टू नॉर्मल जाएगा तो फिर वापस अपने काम पर आ जाएगा। हाई टू लो जाएगा, गया तो गया। इसलिए अंडा को फ्रिज में रख दीजिए, फिर नॉर्मल लाइए, फोड़ कर देखिए, वो जमा हुआ नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही लिक्विड मिलेगा। लेकिन एक बार गरमा दीजिए और उसका नॉर्मल पर लाइए, वो अपनी जगह पे वापस नहीं आएगा। आइए, हाँ लिखिए, इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, in the quaternary structure of protein there are more than, in the quaternary structure of protein there are more than one polypeptide chains which in quaternary structure of protein there are more than one polypeptide chains which are acquiring the functional form, which are acquiring the functional form. This is the difference between tertiary and quaternary structure, 3 degree and 4 degree. This is the difference between tertiary and quaternary structure of protein. Full stop. Like tertiary 3 degree and 4 degree structure of protein. Full stop. Like 3 degree structure, comma देके, the 4 degree structure is also, यानी quaternary structure is also sensitive towards temperature shock, pH change, etc. Temperature shock, pH change, etc. हो गया? This is how the proteins are. This is how the proteins are. Now, the polynucleotides, the लिखा का ही नहीं रहा है, न्यूक्लिक एसिड्स, और ये दो हैं DNA एंड RNA।